नमस्कार, जय हिंद, सत श्री अकाल। मेरा नाम है लोकेश सिंह और फाइनली आप शामिल हो चुके हैं शाम के 7 बजे के करंट अफेयर के निचोड़ में। और देखिए आज के दिन का करंट अफेयर क्या क्या है वो जान लेते हैं, क्योंकि आज जो करंट अफेयर है वो हो सकता है निकट भविष्य में किसी एग्जाम में आ जाए। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि छोटे से छोटे वीडियो में आपको बेहतर करंट अफेयर अवेलेबल करवाएं, ज्यादा से ज्यादा चीजें आप तक पहुंचाएं। तो प्लीज हमारे साथ तैयार हो जाइए इस करंट अफेयर के वीडियो में। उससे पहले मैं यहां पे आप सभी को एक बात बताना चाहता हूं, और वो ये कि हमारी जो सीरीज है वो शुरू हो चुकी है ठीक शाम को 11 बजे। ध्यान रखिएगा, ठीक शाम को 11 बजे आप लोगों को हमारे वीडियो में मेरा पहला वीडियो मिलेगा जिसमें आप क्वेश्चंस आंसर्स की प्रैक्टिस करेंगे। उसके बाद जो दूसरा हमारा वीडियो आता है वो आता है ठीक 1 बजे, जिसमें हम आप लोगों को टॉपिक विद क्विज की तैयारी करवाते हैं। आपको एक टॉपिक पढ़ाया जाता है और उसके साथ ही आपके क्वेश्चन सॉल्व करवाए जाते हैं। एंड फाइनली उसके बाद हमारा आता है शाम को ठीक 7 बजे वाला सेशन, और इस वीडियो में हम लोग आपको अवेलेबल करवाते हैं पूरे दिन का करंट अफेयर। तो इस वक्त आप जितने भी लोग, मेरे बच्चे, मेरे प्यारे दोस्तों, अभी आप अगर मुझे देख रहे हो तो मैं बताना चाहूंगा हमारी ये सीरीज रेगुलर बेसिस पे चलती है। आप लोग डेली बेसिस पे हमारे वीडियोस के साथ जुड़ सकते हैं, उनका लाभ उठा सकते हैं। साथ ही अपने दोस्तों भाई बहनों को भी शेयर कीजिए। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट कीजिए, मैं उस कमेंट पे पर्सनली रिप्लाई करूंगा और आपके जो भी डाउट होंगे उनको सॉल्व करने की भी कोशिश करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपने आज के करंट अफेयर के लिए। देखते हैं सबसे पहला करंट अफेयर क्या है। बिल्कुल आज का सबसे पहला करंट अफेयर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे जनधन खातों से जुड़ा हुआ है। ये वो खाते थे जो चर्चा में बहुत ज्यादा रहे हैं। जब ये अकाउंट खुलने शुरू हुए थे उस समय पर भी बड़ी चर्चा होती थी, और अब वर्तमान में भी इसके बारे में चर्चा हो रही है। तो चर्चा क्या हो रही है कि जो जनधन खाते जनता के लिए, आम आदमियों के लिए, गरीब लोगों के लिए खोले गए थे। ये कहा गया कि हर व्यक्ति के पास अपना एक खाता, निजी खाता होना चाहिए। आखिर उस खाते की खासियत क्या हुई, आज जाकर पता चल रहा है कि उस खाते की क्या खासियत थी, क्या अहमियत थी। वर्तमान में 1.75 लाख करोड़ रुपीस उसमें शामिल हैं। उस अकाउंट में जितने भी जनधन अकाउंट हैं उसमें इतना पैसा शामिल है। आप सोचिए कि कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन गरीब लोगों ने किया है, कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन किया, आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं। मैं सीधे सीधे ये बोलना चाहूंगा, जो लोग कहते हैं भारत एक गरीब देश है, भारत पिछड़ा हुआ है, नो डाउट हम लोग अभी बहुत सारी समस्याओं से जूझ रहे हैं। हम लोग अभी बहुत सारे आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है हम लोगों को। अभी भी हम लोग कई जगह पर कंप्लीटली अपनी इकोनॉमी को स्टेबल नहीं कर पाए हैं। पर फिर भी मैं आपको विश्वास दिलाना चाहूंगा, इस खबर को देखने के बाद कहीं ना कहीं आपका गर्व से सीना चौड़ा होगा। आम आदमियों ने ही जनता के द्वारा कितना पैसा बैंक में जमा किया है। सोचिए, मतलब छोटी छोटी रकम, किसी के अकाउंट में 100 रुपए, 200 रुपए, 500 रुपए, इस तरह की छोटी छोटी रकमों से ये पैसा वहां तक पहुंचा है। इस सुविधा को जो शुरू किया गया था ये आम आदमियों के लिए शुरू किया गया था वर्ष 2015 में। 26 जनवरी का दिन था और 2015, जब 2015 वो साल था जब इस सुविधा को शुरू किया गया। इसके बाद इसका दूसरा फेज लाया गया एंड 2018 के बाद इसका दूसरा फेज शुरू हुआ, और फाइनली इस वक्त हम लोग जनधन खातों की अहमियत को समझ पा रहे हैं। तो फाइनली ये बात आपको समझ में आ गई होगी। यहां पे बहुत ज्यादा नहीं, सीधे सीधे आपको ये समझना है कि इंडिया में फाइनेंशियल इंक्लूजन को लाने के लिए, इंडिया में इंक्लूसिव ग्रोथ को लाने के लिए हमें मैक्सिमम लोगों को जो बैंकिंग सर्विसेज हैं हमारी, उनके साथ जोड़ना पड़ेगा। हमको लोगों को बैंकिंग सर्विसेज जो हैं लोगों के डोर टू डोर उनको अवेलेबल करवानी पड़ेंगी। हमें इस तरीके की सुविधाओं को लाना पड़ेगा जो सुविधाएं लोगों को इस लेवल पर लेकर आ जाएं कि उनको पैसे से संबंधित जानकारी इजीली अवेलेबल हो जाए, अपने अकाउंट से रिलेटेड जानकारी इजीली अवेलेबल हो जाए। सोचिए, एक बड़ी बात कही गई थी कि क्या हो अगर आपका अपना खुद का जो मोबाइल नंबर है वो ही आपके अकाउंट नंबर में कन्वर्ट हो जाए। कितना आसान होगा लोगों के लिए इस तरीके से अपनी सुविधाओं का प्रयोग करना। और कहीं ना कहीं आप मानिए
कि हम लोग आज के समय पर वर्तमान में अपने मोबाइल नंबर का ही प्रयोग कर रहे हैं एक तरह से अकाउंट के लिए। आप लोग जब ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं, जब आप लोग किसी को पेमेंट करते हैं, वहां पे अगर कोई क्यूआर कोड स्कैन के नहीं लगा है तो आप सामने वाले से उसका मोबाइल नंबर पूछते हो। आप अकाउंट नंबर नहीं, आप मोबाइल नंबर पूछते हो, उस मोबाइल नंबर को डालते हो, सामने वाले की डिटेल आती है, आप उससे पूछते हो क्या ये आप ही की डिटेल है, सामने वाला बोलता है जी हाँ ये मैं ही हूं, और आप तुरंत खटैक से उसको पैसे ट्रांसफर कर देते हो। ये फाइनेंशियल इंक्लूजन की ताकत है, और ये फाइनेंशियल इंक्लूजन आगे चलकर हमारी इंक्लूसिव ग्रोथ को लेकर आएगा। तो कहीं ना कहीं ये जनधन खाते इसी चीज को आगे लेकर आ रहे हैं, आम जनता तक इस इंक्लूसिव ग्रोथ को पहुंचाने का काम कर रहे हैं। तो आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। छोटा सा पॉइंट था, जरा सी इंफॉर्मेशन पर बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बेहतरीन। चलिए तो फाइनली आगे बढ़ते हैं, जरा जानते हैं और चीजों के बारे में। नेक्स्ट यहां पे श्रीलंका के एक ऑथर हैं, शेषन नाम है जिनको यहां पर ब्रिटेन का बुकर प्राइज 2022 दिया गया है। बुकर प्राइज नाम से ही क्लियर है, जो राइटिंग ऑथर्स होते हैं उनको दिया जाता है। इनके द्वारा एक बुक लिखी गई जिसका नाम था 7 मून ऑफ माली अल्मिंडा। यह पुस्तक लिखी गई थी इनके द्वारा, जिसके ऊपर इनको क्या किया गया, यहां पर यह पुरस्कार दिया गया है। किस कंट्री से बिलोंग करते हैं, तो श्रीलंका से बिलोंग करते हैं। आपके सामने इनकी फोटो भी है, आप इसको देख सकते हैं, सामने अंदाजा लगा सकते हैं। अब यहाँ पे बहुत ज्यादा डिटेल में आपको जाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको इतना ही पता होना चाहिए कि कौन व्यक्ति है, किस कंट्री से बिलोंग करता है और कौन सा अवार्ड उसको दिया गया है। दैट्स इट। नेक्स्ट देखते हैं आज का करंट अफेयर, बहुत इंपॉर्टेंट। उड़ीसा के सीएम के द्वारा, उड़ीसा के जो सीएम है नवीन पटनायक जी, ठीक है, इनके द्वारा एक बुक का यहाँ पे विमोचन किया गया है, एक बुक यहाँ पे लॉन्च की गई है। इस बुक का नाम क्या है, इस बुक का नाम है पैंडेमिक डिस्ट्रप्शन एंड उड़ीसा। यहां पर इन्होंने बहुत सारे एक एस्सो की सीरीज, जो एस्से होते हैं हमारे निबंध होते हैं, उनकी एक सीरीज पूरी की पूरी डाली है। उस सीरीज में डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन, क्या क्या समस्याएं यहां पर फेस की उड़ीसा ने, किस तरीके से उसको उन समस्याओं से अपने आप को बाहर निकाला, किस तरीके से फाइट बैक किया, कम बैक किया, इन सारी चीजों के ऊपर एक क्या है, पूरी की पूरी बुक है। डिफरेंट डिफरेंट काइंड की कंडीशन जो थी यहां पर, जो समस्याएं झेली उड़ीसा ने, उन सब को लेकर यहां पर क्या है, एक ऐसे की सीरीज लॉन्च की है इस बुक में। तो फाइनली इस बुक का किया गया है यहां पर क्या, विमोचन किया गया। ये बुक यहां पर क्या की गई है, लॉन्च की गई है, लोगों के सामने प्रस्तुत की गई है। क्या आप में से कोई मुझे बता सकता है, क्या आप में से कोई मुझे बता सकता है नवीन पटनायक जी की पार्टी का नाम क्या है? नवीन पटनायक जी, ये जो हमारे नवीन पटनायक जी हैं, बहुत ज्यादा तारीफ इनकी हुई थी अभी रिसेंटली, जब हॉकी में इंडिया की टीम ब्रॉन्ज मेडल जीत कर आई थी, और बहुत बेहतरीन कमबैक किया था इंडिया की हॉकी टीम ने। बहुत ज्यादा तारीफ की गई, और ये कहा गया कि इंडिया की हॉकी टीम में वर्तमान में सबसे ज्यादा जो प्लेयर्स आते हैं वो पंजाब हरियाणा से आते हैं, परंतु उन्हें हॉकी में खेलने लायक विश्व स्तरीय सुविधाएं कौन प्रोवाइड करवा रहा है? उड़ीसा प्रोवाइड करवा रहा है। उड़ीसा बहुत तेजी से इस वक्त स्पोर्ट्स में अपने खिलाड़ियों को लेकर आगे आ रहा है। जैसे आपको अब तक सुनने को मिलता था, पंजाब और हरियाणा का नाम सुनने को मिलता था ज्यादातर जगह पर, वर्तमान में इस वक्त जितनी तेजी से नवीन पटनायक जी यहां पर अपने यूथ का डेवलपमेंट कर रहे हैं। देखो, यूथ का डेवलपमेंट सिर्फ और सिर्फ केवल और केवल ज्ञान और किताबी ज्ञान से नहीं हो सकता। मैं बिल्कुल भी नहीं कहूंगा कि आप यहां पर 2.5 घंटे 3 घंटे 4 घंटे जीएस पढ़ो, बिल्कुल नहीं। मैं एसएससी जैसे एग्जाम्स के लिए हर बच्चे को कहता हूं, आपको पूरे दिन का केवल 1.5 घंटा निकालना है, जिससे आप आधे आधे घंटे के पार्ट्स में डिवाइड करके रिवीजन वाइज चीजों को पढ़ो, ताकि वो लंबे टाइम तक आपके साथ रहें। मैं हमेशा बच्चे को कहता हूं कि मैं ये नहीं कहूंगा कि भाई ठीक है तुम्हारा रूटीन है, तुम 4 बजे उठना शुरू कर दो, तुम 3 बजे उठ के पढ़ना शुरू कर दो। मैं ये बिल्कुल नहीं कहूंगा। मैं कहूंगा आप अपनी नींद पूरी कीजिए, कम से कम 6 घंटे की नींद पूरी कीजिए। सुबह 6 बजे तक उठ जाइए, 6:30 उठ जाइए, 7 बजे उठ जाइए। उठ के सबसे पहला एटलीस्ट आप अपने शरीर को थोड़ा सा टाइम दें,
एटलीस्ट अपने शरीर को थोड़ा सा टाइम दें एंड उसके बाद आप अपने बाकी के रूटीन में शामिल हो जाएं। आप इवनिंग में जब आप शाम को आते हैं थके हारे, तो उस टाइम पर भी अपना छोटा सा टाइम, थोड़ा सा टाइम निकालिए, ठीक है, अपने लिए, ताकि आप अपने लिए कुछ कर सकें, आप अपने मेंटल ग्रोथ के लिए कुछ कर सकें। ठीक है, ये सारी चीजें आपको हेल्प करती है। तो वही काम यहां पे नवीन पटनायक जी भी कर रहे हैं। क्या कोई मुझे बता सकता है इनकी पॉलिटिकल पार्टी का नाम क्या है? इनकी पार्टी का नाम क्या है? क्या कोई मुझे यहां पे रिप्लाई कर सकता है? अगर कोई रिप्लाई करता है तो मैं स्पेशली कमेंट में उसका नाम लिखकर बोलूंगा कि हाँ बिल्कुल सही रिप्लाई किया है, स्पेशली उसके कमेंट को हर्ट मार्क किया जाएगा। चलिए मुझे बताइए कि क्या आप में से कोई जानता है कि इनकी पार्टी का नाम क्या है उड़ीसा में? और इनके अगेंस्ट कोई खड़ा नहीं होता। अभी आप लोग कई बार सुनते हो डिफरेंट डिफरेंट पार्टीज इकट्ठा हो जाती हैं और बोलती हैं कि हम महागठबंधन बनाएंगे और अगेंस्ट नरेंद्र मोदी खड़े हो जाएंगे, हम नरेंद्र मोदी के अगेंस्ट फाइट करेंगे या बीजेपी के अगेंस्ट फाइट करेंगे। आप शायद विश्वास नहीं मानेंगे, अगर नरेंद्र मोदी जैसे एक कैरेक्टर को अगर कोई टक्कर देना चाहता है तो इस वक्त अगर देश में कोई व्यक्ति है तो वो नवीन पटनायक जी हैं और कोई नहीं है। ही हैव दिस टाइप ऑफ कैरेक्टर कि जो टक्कर दे सकता है। पर अनफॉर्चुनेट कंडीशन क्या है, हमारे यहाँ के जो कम्युनिस्ट साइकोलॉजी है, हमारा जो वामपंथी धड़ा है हमारे देश का, लेफ्टिस्ट जो लोग हैं, उनकी विचारधारा ही एकदम कुंठाग्रस्त टाइप की है कि हम ऐसे ही आदमी को लेकर आएंगे जो बहुत ज्यादा बड़बोला टाइप का हो और कुछ भी उल्टा सीधा बोल दे। नवीन पटनायक जी कुछ नहीं बोलते, सिर्फ इनका काम बोलता है। खास बात तो ये है। चलिए तो नेक्स्ट आगे देखते हैं। ध्यान रखिएगा पुस्तक का नाम, यहाँ पे नवीन पटनायक जी का नाम याद रखिए और कमेंट में मुझे बताइए इनकी पार्टी का नाम क्या है। सौरभ गांगुली जी, सौरभ गांगुली जी यहाँ पे अपॉइंट किए गए हैं ब्रांड एम्बेसडर किसके? बंधन बैंक के। बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, बंधन बैंक एक न्यू बैंक में की लिस्ट में शामिल है। ज्यादा लंबा समय नहीं हुआ है बंधन बैंक को स्टैब्लिश हुए, अभी हाल ही के कुछ वर्षों में बंधन बैंक स्टैब्लिश हुआ है। तो शायद आपको ये बात पता है, अगर नहीं पता है तो मैं यहाँ पे बता देता हूँ। बंधन बैंक हाल ही में 2001 के में इसका क्या हुआ था, सेटअप हुआ था। इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहां पर है? कलकत्ता में है। इसके जो अभी वर्तमान सीईओ एमडी हैं वो चंद्रशेखर घोष हैं। ध्यान रखिएगा चंद्रशेखर घोष। अगर आप कोई बैंक का एग्जाम दे रहे हो तो इस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं। अभी एसबीआई का होने वाला है पीओ और क्लर्क, तो आपको इसके लिए भी तैयार रहना है। ठीक है, तो यहां पर इनको क्या एम्बेसडर यहाँ पे अपॉइंट किया गया है इसका, बंधन बैंक का। ये चीज ध्यान रखिएगा, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकती है। सौरभ गांगुली काफी फेमस पर्सनालिटी हैं वेस्ट बंगाल की। ठीक है, रिसेंटली अभी बीसीसीआई के भी अध्यक्ष के रूप पर काम कर चुके थे। बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये जानकारी। ओआरएस, ओआरएस मतलब ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। वो ओआरएस जब आपको लूज मोशन होते हैं, आप बोलोगे सर कैसी बात कर रहे हो? भाई बात तो ऐसी है, जब आपको लूज मोशन होते हैं, आपके शरीर में पानी की बहुत ज्यादा कमी हो जाती है, आपके शरीर में पानी रुक नहीं पाता, ठीक है, आपकी बॉडी जो होती है वो डिहाइड्रेट होने लगती है। तो ऐसे में उसे रिहाइड्रेट करने के लिए, आपके शरीर में पानी को रोकने के लिए हमारे बचपन का एक नुस्खा था, दादी अम्मा का। क्या करती थी वो? थोड़े से पानी के अंदर, 1 गिलास 2 गिलास पानी के अंदर हल्की सी चीनी, हल्का सा नमक और थोड़ा सा नींबू निचोड़ कर हमको पिला दिया करती थी। और ये आज भी गांव में अगर आप जाओगे, जब लोगों को डिहाइड्रेशन हो जाता है, लूज मोशन की समस्या होती है, तो उनके साथ यही इलाज किया जाता है, देसी इलाज। इसी चीज को पैकेट फॉर्म में, ओआरएस के फॉर्म में लेकर आने का काम किया था किसने? दिलीप महालनोबिस ने। ही इज द पाइनियर ऑफ ओआरएस। अब ये किया कब था इन्होंने, लोगों के सामने कब लेकर आए? तो एक्चुअल में जब बांग्लादेश की लड़ाई चल रही थी, मतलब कि मैं बात कर रहा हूं 1971 की। कब बात कर रहा हूं? 1971 की। इस समय बांग्लादेश में फेमाइन भी फैला था, बांग्लादेश काफी सारी समस्याओं से लड़ रहा था। और उस समय पर, उसी समय पर इनके द्वारा उन बांग्लादेशी लोगों की सहायता की गई अपने ओआरएस के फार्मूले से। किसके फार्मूले से? ओआरएस के फार्मूले से। अनफॉर्चुनेट कंडीशन क्या है पता है? शर्म की बात क्या है कि इनकी डेथ हुई थी 16 अक्टूबर को। इनकी डेथ हुई थी 16 अक्टूबर को और न्यूज में हमको आज मिल रहा है, मतलब 18 तारीख को मिल रहा है। ये हमारे लिए शर्म की बात है, और सिर्फ आपके लिए क्या, मेरे लिए भी शर्म की बात है
कि ऐसे महान व्यक्ति को हम लोगों ने कहीं ना कहीं इग्नोर कर दिया, ध्यान ही नहीं दिया। तो आपको ये सारी चीजें पता होनी चाहिए, आपको इनके बारे में अच्छे से इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए। ये चीजें आप याद रखिए, निकट भविष्य में हमेशा इस तरीके के सवाल आते हैं और आते रहेंगे। ध्यान रखिएगा कि इसके बारे में बात हो रही है, दिलीप महानलोबिस के बारे में बात हो रही है, डॉक्टर दिलीप महानलोबिस। ध्यान रखिए, फेस याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अमित शाह के द्वारा इनॉग्रेट किया गया क्या? गाथा स्वराज की म्यूजियम, सिंधिया म्यूजियम। कहां पर? सिंधिया म्यूजियम में एक प्रॉपर गैलरी डिसाइड की गई है, और ये जो गैलरी है ये कहां पर है? ये ग्वालियर में है। कहां पर है? ग्वालियर में है। एमपी का एक बहुत ही, मध्य प्रदेश का एक बहुत ही महत्वपूर्ण शहर ग्वालियर, जो कि यूपी से जुड़ता है, झांसी से लगा हुआ एक जिला, और बहुत महत्वपूर्ण, एकदम से बिल्कुल लगा हुआ तो नहीं है, बीच में जगह है, बीच में एक और जिला आता है छोटा सा, ठीक है। तो ऐसा मत समझना सर आपने तो गलत बता दिया, नहीं, बीच में एक और जिला आता है, मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा है, ठीक है। तो ललितपुर वाला जो जिला है उससे पूरी तरह से लगा है। अब यही ग्वालियर में स्टैब्लिश किया गया, क्या स्टैब्लिश किया गया? गाथा स्वराज की एक गैलरी प्रॉपर स्टैब्लिश की गई सिंधिया म्यूजियम में। अब यहां पर इस फोटो में आप देख सकते हो ज्योतिरादित्य राजे सिंधिया जो हैं वो भी यहां पर शामिल हुए हैं इसमें, इनॉग्रेशन में। और यहां पर इंडिया के जो भी प्रोमिनेंट बड़े बड़े लीडर्स थे, रेवोल्यूशनरीज थे उस समय के, उन सभी को यहां पर याद किया गया, उन सभी की यादों से जुड़ी हुई, उन सभी के बारे में जानकारी को यहां पे लाया गया, ताकि लोगों तक हमारे जो रेवोल्यूशनरीज हैं उनकी जानकारी पहुंच सके, लोग उनकी जानकारी से, उनके बारे में पढ़कर अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर सके, उनको एक शिक्षा, एक डायरेक्शन मिल सके कि आगे चलकर हमको भी ऐसा ही कुछ करना है। आज के टाइम पर हर आदमी भगत सिंह बनना चाहता है, पर भगत सिंह ऐसे ही नहीं बन सकता, है ना। हमारे माता पिता, हमारे घर वाले चाहते हैं कि भाई हमारा बेटा बहुत अच्छा बने, बहुत सारा पैसा कमाए, पर कोई माँ बाप ये नहीं चाहता मेरा बेटा पॉलिटिशियन बने, है ना। कोई माता पिता नहीं चाहता कि मेरा बेटा जाए और इन्वायरमेंटलिस्ट वाला काम करे और जगह जगह पूरा देश साफ करता रहे, पूरे देश में झाड़ू लगे, कोई नहीं चाहता। सब चाहता है मेरा बेटा इंजीनियर बन जाए, डॉक्टर बन जाए, पैसा कमाए बहुत सारा, ऐसा करे वैसा करे। तो ये जो विचार है ये कहीं ना कहीं हमको बदलना पड़ेगा, हमको अपनी सोच को चेंज करना पड़ेगा। बात समझिए, बहुत गहरी बात है, ठीक है। हमको कहीं ना कहीं स्वामी विवेकानंद के विचारों पर आना पड़ेगा, हमको कहीं ना कहीं अध्यात्म से जुड़ना पड़ेगा अपने देश के, हमें कहीं ना कहीं अपने देश के उन लीडर्स से जुड़ना पड़ेगा, उनकी भावनाओं से, उनके विचारों से जुड़ना पड़ेगा, जो देश को एक ऐसी दिशा देना चाहते थे जहां पर देश की एक अपनी अलग गरिमा हो, जहां पर देश की अपनी एक अलग पहचान हो। मैं आपको एक बड़ी अजीब बात समझाता हूं, मतलब समझाना क्या है कि मतलब आपको तो खैर दिख ही रहा होगा। अभी हाल ही में एक मध्य प्रदेश में एक कॉलेज शुरू किया गया जहां पर एमबीबीएस जो होता है आपका, डॉक्टरेट के लिए जो डिग्री होती है एमबीबीएस, उसकी पढ़ाई आपको हिंदी भाषा में करवाई जाएगी। हिंदी भाषा मतलब हमारी मातृभाषा, हमारी मदर टंग। अब आप कहोगे सर बात तो सही है, मदर टंग में इजीली अवेलेबल होगा, गांव गांव का बच्चा सीखेगा। कुछ लोग, पर कुछ लोग कहेंगे नहीं सर, एमबीबीएस तो एक ऐसा सब्जेक्ट है जो अंग्रेजों के द्वारा तैयार किया गया है, और मेडिकल सर्विस तो इंग्लिश में ही अवेलेबल होती है, दवाइयों में नाम इंग्लिश में लिखे होते हैं, डॉक्टरों को हिंदी में नाम ही नहीं पता होगा, हिंदी में नाम लिखेंगे, दवाई वाला कुछ और दे दे। ये सब बेवकूफी वाली बातें भाई। तुम खुद सोचो, वर्ल्ड के किसी भी कंट्री में आप जाओ, उनकी अपनी मातृभाषा में ही वहां के प्रोफेशनल कोर्सेज करवाए जाते हैं। आप जापान में जाओगे, वहां पे इंजीनियरिंग, एमबीबीएस, एमबीए, सारी चीजें उनकी मातृभाषा में होती हैं। आप रशिया में जाओगी, वहां पर उनकी मातृभाषा में होती हैं। तो भैया इंडिया के साथ ही आप ऐसा क्यों करो? आप खुद इंडियन होकर अपनी भाषा को अगर प्रमोट नहीं करोगे तो कैसे चलेगा? इसीलिए ये चीज बहुत जरूरी है। साथ ही साथ यहां पे कुछ ऐसे लोग भी हैं जो कहते हैं सर इससे जो अदर लैंग्वेजेस हैं वो नहीं दब जाएंगी। नहीं दबेंगी भाई। लोग, तमिलनाडु में इसका बहुत विरोध होता है। क्यों विरोध हो रहा है? ये बिल्कुल एकदम बेवकूफी वाली बात है कि तमिलनाडु में इस चीज को लेकर विरोध किया जा रहा है कि भाई आप हिंदी भाषा को प्रमोट करोगे, हमारे ऊपर थोपोगे तो हमारी भाषा दब जाएगी। नहीं दबेगी दोस्त।
हम चाहते ही नहीं कि कोई भी भाषा, कोई भी लोकल लैंग्वेज दबे। आज जो कोर्स हम लोग यहां पर एमबीबीएस का हिंदी में लेकर आ रहे हैं, निकट भविष्य में वही कोर्स तमिल, तेलुगु, कन्नड़ सभी भाषाओं में सरकार लेकर आएगी। सरकार खुद चाहती है कि हमारी जो अपनी मातृभाषाएं हैं वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे, ज्यादा से ज्यादा लोग उससे जुड़े। भाई आपने अंग्रेजी में एमबीबीएस किया और करने के बाद तो आप देश के बाहर भी जाकर नौकरी कर सकते हो, आप देश में रहकर भी कर सकते हो। पर एक आम आदमी को समझाने के लिए, एक आम आदमी तक पहुंचने के लिए, अगर आपने हिंदी में एमबीबीएस कर रखा है और आप भारत के किसी गांव में जाकर इलाज कर रहे हो तो उसमें बुराई क्या है भाई? बहुत सिंपल और सीधी बात मैं आपसे पूछ रहा हूं, समझिए ना। कोई बात नहीं, अंग्रेजी में पढ़ने वाला कहीं और जाकर नौकरी कर लेगा, हिंदी में पढ़ने वाला अपना गांव देहात में जाकर इलाज कर लेगा लोगों के, क्या बुराई है उसमें? तो ये एक सबसे बड़ी समस्या है। हम लोगों को कहीं ना कहीं इसी समस्या से जूझना है। हमें राष्ट्रीयता की भावना को बच्चे बच्चे तक, जन जन तक पहुंचाना पड़ेगा। हमें जगह जगह लोगों को यह याद दिलाना पड़ेगा हमने कितने कष्ट झेलकर, हमारे पूर्वजों ने कितने कष्ट झेलकर देश को आजाद करवाया, देश को यहां तक लेकर आए हैं वो लोग। उन्हीं के बलिदानों की वजह से आज हम लोग यहां पर, आप लोग मुझे देख पा रहे हैं, मैं आपके साथ यहां पर बात कर पा रहा हूं। तो इसीलिए इस तरीके की एक्टिविटीज कहीं ना कहीं हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आई होप याद रहेगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, गाथा स्वराज की म्यूजियम कहां पर या गैलरी कहां पर स्टैब्लिश की गई है, तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। नेक्स्ट, यहां पर इंडियन आर्मी ने भारत के 11 बड़े बैंकों के साथ क्या किया, एक एमओयू साइन किया है, जिसे हम लोग कहते हैं मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। क्या कहते हैं? मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। किसके लिए साइन किया है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग? तो बैंकिंग फैसिलिटीज के लिए, अकाउंट्स हैंडल करने के लिए। जो भी हमारे भारत के अग्निवीर भारतीय सेना में 4 वर्ष के लिए शामिल होंगे और उसके बाद उनमें से कुछ लोग आगे जाकर प्रमोट होंगे और वो आगे सर्विसेज देंगे अपनी, तो उन सभी के खाते कहां पर खोले जाएंगे? तो उन सभी के खाते इन बैंक्स में खोले जाएंगे। उनकी लोन सर्विसेज, उनकी जो अदर सर्विसेज होंगी वो यहां पे प्रोवाइड करवाई जाएंगी। ये 11 बैंक हैं कौन कौन से? तो ये एसबीआई है, पीएनबी है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, आईडीबीआई है, आईसीआईसी बैंक है, एचडीएफसी है, एक्सिस बैंक है, यस बैंक है, कोटक महिंद्रा है, आईडीएफसी है, ठीक है, एंड बंधन बैंक है। ये सारे वो बैंक हैं जिनमें इंडियन आर्मी क्या करेगी, इनके खातों को ओपन करवाएगी और उनमें सारे के सारे ट्रांजैक्शंस अवेलेबल करवाएगी। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो ये एक बहुत पॉजिटिव स्टेप है। हम लोग जहां देख रहे थे कि कई लोग इसका विरोध कर रहे थे अग्निवीर को लेकर, और ये है वो है फलाना ढिकाना, जो भी विरोध कर रहे थे, आज कहीं ना कहीं धीरे धीरे हमको लग रहा है कि गवर्नमेंट या इंडियन आर्मी की जो सोच थी वो कहीं ना कहीं इन चीजों को लेकर बहुत पॉजिटिव थी, बहुत पॉजिटिव थी। वो चाहते थे कि हम आर्मी में इस तरीके के जवान लेकर आए जो एक समय तक आर्मी में सेवा कर। देखो, एक बहुत सीधी सी बात है, मैं आपको बताता हूं। आप किसी बच्चे को शुरुआत से ही, जब वो पैदा होता है उसके बाद से ही एक डिसिप्लिन में रखना शुरू कर दें। आप उस बच्चे को रोज की आदत डलवा दें कि बेटा रोज सुबह 5 बजे ही उठना है आपको। आपने अगर एक बार उस बच्चे को आदत डलवा दी, 100% है कि उस बच्चे को आगे चलकर जब वो बड़ा होगा ना तो उसकी आदत पड़ जाएगी, उसकी अपने आप ही आंख 5 बजे खुलने लगेगी। एक डिसिप्लिन लाइफ में वो आ जाएगा, है ना। उसका एक प्रॉपर माइंडसेट क्रिएट हो जाएगा, उसे एक पॉजिटिव डायरेक्शन मिल जाएगी। ठीक बिल्कुल वैसा ही यहां पर जो नौजवान शामिल होंगे इंडियन आर्मी में, उन नौजवानों को जब यहां पर तैयार किया जाएगा इंडियन आर्मी के अनुसार, उनके रूल्स एंड रेगुलेशन, डिसिप्लिन के साथ, उस देशभक्ति के साथ तैयार किया जाएगा, तो 100% है कि जब वो वहां से बाहर आएंगे तो बाहर आने के बाद भी वो ये चीज सोचेंगे कि मुझे देश के लिए, अब मैं यहां से बाहर आ गया हूं इंडियन आर्मी से, अब मैं सेवाएं आर्मी को नहीं दे रहा, पर मैं देश को और क्या सेवाएं दे सकता हूं। अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। तो आई होप आपको ये चीज, ये डेवलपमेंट आपको पता चल गई होगी इंडियन आर्मी को लेकर। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं यहां पे व्हाट इज द पोजीशन ऑफ इंडिया इन द वर्ल्ड इन अ टर्म ऑफ फिश प्रोडक्शन। मछली के उत्पाद में भारत की वर्तमान स्थिति क्या है? तो हाल ही में इसको चेंज किया गया है, बताया गया है कि अब जो वर्तमान स्थिति है भारत की वो क्या है, वो तीसरे नंबर पर आती है। कौन से नंबर पर आती है? तीसरे नंबर पर आती है, ध्यान रखिएगा, ठीक है।
फिशिंग, एनिमल हस्बेंड्री, डेयरी फार्मिंग, इसमें अब जो डेवलपमेंट हुआ है फिशिंग को लेकर वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अब भारत विश्व में क्या तीसरे नंबर पर आता है, ध्यान रखिएगा ये चीज। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकंड नंबर पर चाइना है और फर्स्ट पर हमारा यूएस से आता है। वन नेशन वन फर्टिलाइजर बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन में आता है ये पॉइंट। वन नेशन वन फर्टिलाइजर, वन नेशन वन फर्टिलाइजर जो स्कीम है आखिर ये है क्या? वैसे मैंने कई बच्चों को इसके बारे में पहले भी कई बार बताया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इसको फाइनली आज शुरू किया गया है। आखिर ये परियोजना है क्या? ये भारतीय जन उर्वरक परियोजना है। प्रधानमंत्री भारतीय जन उर्वरक परियोजना, हिंदी में इसको बोला जाएगा। ये एक तरीके का क्या है, एक ऐसी स्कीम है जिसमें जितने भी फर्टिलाइजर्स हैं उनके रेट्स को गवर्नमेंट के द्वारा डिसाइड किया जाएगा और उस डिसाइडेड प्राइस पर ही वो उर्वरक, वो फर्टिलाइजर क्या किए जाएंगे, किसानों को अवेलेबल करवाए जाएंगे। और उन फर्टिलाइजर्स की खास बात ये होगी कि उन सभी के ऊपर नाम क्या लिखा होगा, प्रधानमंत्री जन उर्वरक परियोजना लिखा होगा। ठीक है, ये लिखा होगा, ये एक ब्रांड नेम की तरह से यहां पर क्या किया जाएगा, लोगों तक पहुंचाया जाएगा। कुछ यहां पे टर्म्स एंड कंडीशन बनाई जाएंगी। उन टर्म्स एंड कंडीशंस को फॉलो करने वाली कंपनी को भारत सरकार के द्वारा सब्सिडी भी अवेलेबल करवाई जाएगी। इन केस अगर कोई फर्टिलाइजर है जिसकी कीमत 500 रुपए है और सरकार ने डिसाइड किया है कि वो केवल और केवल 350 रुपए में बेचा जाएगा, तो ऐसे में उस कंपनी को 150 रुपए का जो सब्सिडी है वो भारत सरकार द्वारा दी जाएगी। सॉरी, आपको पता होगा अभी हाल ही में मैंने आपको एक बताया था कि आईएमएफ के द्वारा, वर्ल्ड बैंक के द्वारा ये कहा गया और वर्ल्ड आउटलुक रिपोर्ट में ये कहा गया था कि इंडिया इस वक्त वर्ल्ड की सबसे ज्यादा ग्रोइंग इकोनॉमी में से एक है, पर इंडिया को भी हिट कर सकता है 2023 में एक समस्या, और वो है क्रूड ऑयल और फर्टिलाइजर्स की कमी। अब कहीं ना कहीं उस समस्या से जूझने से बचने के लिए, वो समस्या कहीं हमारे ऊपर इतनी हावी ना हो जाए, इस चीज को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार यहां पर ये स्टेप ले रही है। मैक्सिमम जो फर्टिलाइजर्स इंडिया में आते हैं वो ज्यादातर हमारे कहां से आते हैं, वो रशिया से आते हैं। रशिया इस वक्त बिजी है अपनी ही एक समस्या से जिसको पैदा उसने खुद किया था और साथ ही साथ उसके साथ मिलकर यूक्रेन ने खड़ा किया था। नो डाउट आपको पता होगा मैं रशिया यूक्रेन क्राइसिस को लेकर बात कर रहा हूं। उस समस्या से हाल ही में अभी तो फिलहाल निकट 2 महीने 3 महीने में तो कुछ भी रिजल्ट हमको नहीं दिखता कि रशिया फ्री हो सकता है उस समस्या से, पर हमें तो अपना इंतजाम करना पड़ेगा। हम इस भरोसे तो नहीं बैठ सकते कि जब दुकान खुलेगी तब ब्रेड खरीद कर लाएंगे। भैया दुकान नहीं खुलेगी तो ब्रेड कहां से लाओगे? तो अच्छा है कि घर में सुबह सुबह चुपचाप पराठे बनाकर खा लो। तो उस समस्या से बचने के लिए, आने वाली समस्या से बचने के लिए अभी से भारत सरकार ने क्या कर लिया, यहां पे अपनी कमर कस ली है और वन नेशन वन फर्टिलाइजर की स्कीम को यहां पर इंट्रोड्यूस कर दिया है। अगर कोई ब्रांड इस चीज को एग्री नहीं करता है तो ऐसे में भारत सरकार के द्वारा दी जाने वाली फैसिलिटीज भी उसको अवेलेबल नहीं करवाई जाएंगी। इसके लिए डिफरेंट डिफरेंट जो ब्रांड्स हैं उनको भारत सरकार के साथ क्या करना पड़ेगा, अपने टाइज करने पड़ेंगे, अपने आप को रजिस्टर करवाना पड़ेगा, जिसके बाद भारत सरकार उनको अपनी सुविधाएं भी अवेलेबल करवाएंगी। ऐसे में अगर कोई भी दिक्कत आती है, फर्टिलाइजर को लेकर समस्या आती है किसी भी तरह की, तो उसके लिए सबसे पहले जो स्टेप होगा वो भारत सरकार के ऊपर लिया जाएगा। मतलब कि यहां पर अगर ब्रांडिंग भारत सरकार की है तो जवाबदेही भी भारत सरकार की ही मानी जाएगी। जवाबदेही भी किसकी मानी जाएगी? भारत सरकार की मानी जाएगी। आई होप आपको ये बात समझ में आ रही होगी। मतलब भारत सरकार यहां पे अपनी फैक्ट्रियां नहीं लगा रही है, जो बनाने वाले लोग हैं उन्हीं से खरीद कर या उन्हीं से लेकर या उन्हीं को बोला जाएगा कि आप हमारे नाम से इसको सेल करो, सब्सिडी जो थोड़ी बहुत होगी वो हम आपको अवेलेबल करवा देंगे, पर ब्रांड की जो क्वालिटी होती है वो ये रहनी चाहिए और आपको रेट जो रखने हैं वो आपको यही रखने हैं। आई होप आपको ये डाउट क्लियर हो चुका होगा, बात समझ में आ गई होगी। अगर कोई डाउट है तो एक बार मुझसे कमेंट करके जरूर पूछो। अगर किसी भी तरह का कोई डाउट करंट अफेयर में,
हमारी 11 बजे वाली क्वेश्चन की सीरीज में या टॉपिक विद क्विज में कहीं पर भी आपको आता है तो आप तुरंत बेझिझक उस वीडियो के नीचे कमेंट करके उसको पूछ सकते हैं। मैं तुरंत जितना जल्दी हो सकेगा उतना जल्दी उस कमेंट के ऊपर रिएक्ट करूंगा, आपको आंसर करूंगा। मैं खुले मन से आपके विचारों को एक्सेप्ट करने के लिए यहां पे तैयार हूं। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर किसी भी तरह की कमी लगती है तो प्लीज मुझे बताइए, और हाँ, कमेंट करके बताइए कि हम लोग और कौन कौन से टॉपिक्स के ऊपर वीडियो बनाएं जिनमें आपको डाउट है, जो आपको लगता है कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी हो सकते हैं। हम उन सभी टॉपिक्स के ऊपर वीडियो बनाएंगे और इनोवेटिव तरीके से आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तो प्लीज हो सके तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों भाई बहनों के साथ शेयर कीजिए, और प्लीज इस वीडियो को जितना हो सके सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मुझे पता चल सके, मेरी टीम को पता चल सके कि आप हमारे वीडियोस को कितना पसंद कर रहे हैं और इस वीडियो पर कितने लोगों ने अपना समर्थन दिया है। तो फिलहाल अभी के लिए मैं लेता हूं विदा। थैंक यू सो मच। जय हिंद।